हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर मार्केट। लास्ट वीडियो में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जब हमने कवर किया था तो मैंने वहां पर आपको ये समझाया था कि जब भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करती है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मनी मार्केट का यूज़ करती है। और जब ये रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म की हो जाती है, 1 साल से ज़्यादा की हो जाती है, तो कंपनीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, कैपिटल मार्केट का यूज़ करती हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनती है जहां पर कंपनी अगर बार बार अपने सिक्योरिटी को रिलीज़ करके, बार बार लोन लेके या किसी भी तरीके से अपने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रही है, तो उसकी वजह से कंपनी की लाइबिलिटी क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज़ हो रही है, उसके दायित्वों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो कंपनी को अगर मान लीजिए कि ये लगता है कि यार हमको अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाना है, हमको बिज़नेस बढ़ाने के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर कंपनी के पास में 2 तरीके होते हैं कि वो अपने फ़ंड को रेज़ कर सकती है। पहला तरीका होता है डेट इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में, कि वो मार्केट से लोन ले सकती है। अब ये लोन बैंकों के द्वारा भी हो सकते हैं, ये लोन सिक्योरिटीज़ के जरिए भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सिक्योरिटी वाले पोर्शन को आपने देखा हुआ है, इसलिए मैं डेट इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करूंगा। अब क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि बार बार आप लोन बढ़ा रहे हैं, बार बार आप सिक्योरिटीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ बेचेंगे, जितनी ज़्यादा लोन लेंगे, उतना ज़्यादा आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी। अब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो ये बर्डन रहेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में ये पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर कंपनी क्या करती है, एक लिमिट के बाद जब भी उसको ये लगता है कि अभी भी फंड की ज़रूरत है लेकिन अब लाइबिलिटी नहीं बढ़ा सकते, तो फिर वो क्या करती है, वो अपने शेयर्स को बेचने लगती है। शेयर्स को बेचने लगती है मतलब कि उसके पास भी जो कंपनी है उसकी एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू के हिसाब से उस कंपनी का जो ऑनरशिप है वो पूरा का पूरा अभी किसके पास में था, कंपनी के पास में था। तो कंपनी ने उस टोटल वैल्यू को क्या किया, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उसकी जो सबसे छोटी यूनिट हुई उसको हमने क्या बोल दिया, शेयर बोल दिया। कि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये की वैल्यू है, ठीक है, उस टोटल कंपनी की, तो कंपनी ने ये बोला कि हमारे कंपनी के 10 शेयर हैं और 10 शेयर के, एक शेयर की वैल्यू जो थी वो कितनी हो गई, 10 रुपये हो गई। तो ओवरऑल कंपनी का वैल्यू जो है वो तो 100 रुपये है, तो कंपनी ने उसको क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कंपनी उन्हीं शेयर्स को सेल करती है। अब जो भी शेयर को खरीदेगा वो क्या करेगा, कंपनी को पैसे देगा। कंपनी के पास में पैसे आएंगे तो यहाँ से कंपनी क्या कर सकती है, अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एसेट में डिक्रीमेंट होता है। एसेट में डिक्रीमेंट होता है मतलब कि जितने परसेंट शेयर कंपनी के पास से कोई दूसरा इन्वेस्टर परचेस कर रहा है या उस पर इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्टर उतने परसेंट का उस कंपनी में क्या हो रहा है, ऑनर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि डेट इंस्ट्रूमेंट में आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की जब आप बात करेंगे वहां लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपकी संपत्ति में क्या होगा, कमी दर्ज होने लगेगी, आपके एसेट में डिक्रीमेंट होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब भी कंपनी अपने शेयर्स को बेचने का काम करती है, तो जब भी किसी कंपनी के शेयर्स को बेचे और खरीदे जाते हैं तो वो एक अलग मार्केट में होता है, और उसी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, उसी मार्केट को हम शेयर मार्केट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से आपके दिमाग में क्वेश्चन जो है, क्वेरीज जो है वो बहुत ज़्यादा आएंगी। ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, और जितना पोर्शन पूछा जाता है उतना मैं आपको धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस के जरिए कवर करा दूंगा। हम यहाँ पर उतनी ही चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अगर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आप उसको सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन जो होता है आप वहाँ पर और अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाऊंगा नहीं। क्लियर है? हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए, हम उतनी ही बात करेंगे। अब देखिए, शेयर मार्केट जो हुआ, तो शेयर मार्केट ये हुआ कि जहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग का मतलब होता है शेयर्स को खरीदना और बेचना। तो जहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है उस मार्केट को हम शेयर मार्केट बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जो मार्केट हुआ, इस मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हुआ प्राइमरी मार्केट और एक बोला गया सेकेंडरी मार्केट। अब ये प्राइमरी मार्केट क्या है, ये सेकेंडरी मार्केट क्या है, तो इसको प्रोसेस को आप अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये है कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है, तो उसने क्या बोला कि हम अपने कंपनी के शेयर्स को बेचेंगे। ठीक है, तो कंपनी अभी तो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है ना, नई कंपनी है मान लीजिए। ठीक है, तो वो तो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो क्या कर रही है, वो अपने वेबसाइट के जरिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए ये बोल रही है हम अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ, ये हुए इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर में इंडिविजुअल भी हो सकता है और इन्वेस्टर में कंपनीज भी हो सकती हैं।
बात समझ में आ रही है। तो कंपनी क्या कर रही है प्राइमरी मार्केट में, बिना किसी प्लेटफॉर्म, बिना किसी स्टॉक एक्सचेंज का यूज़ किए हुए डायरेक्टली वो क्या कर रही है, वो अपने कंपनी के शेयर्स को इन्वेस्टर को बेच रही है। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बिना किसी स्टॉक एक्सचेंज के मदद के या स्टॉक एक्सचेंज का यूज़ किए हुए, बिना किसी स्टॉक एक्सचेंज का यूज़ किए हुए जब कंपनी अपने शेयर्स को इन्वेस्टर को सेल करती है, तो उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, प्राथमिक बाजार बोलते हैं। ये वन साइडेड होता है। बात समझ में आ रही है। तो प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी शेयर रिलीज करेगी वो एक साइड ही काम करेगा। कंपनी ने शेयर रिलीज किया, हमने उस पर इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब हम अगर उन शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो हम वापस उसी कंपनी को प्राइमरी मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, तो हम जब उन कंपनियों के शेयर्स को बेचना चाहेंगे जिनको हमने परचेस किया है, या बाकी कंपनियों को भी खरीदना चाहेंगे शेयर को, तो हम क्या करेंगे, तो हम सेकेंडरी मार्केट का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो जब भी कोई कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स को रिलीज करेगी, उसके बाद क्या होता है, एक डेट डिसाइड होती है, और उस डेट को क्या होता है कि वो कंपनी अपने आप को लिस्ट कराती है। कहाँ पर लिस्ट कराती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराती है। लिस्ट कराने का मतलब होता है रजिस्टर्ड कराना। और जिस दिन से वो कंपनी यहाँ पर लिस्ट हो जाती है, उस दिन से उस कंपनी के जितने भी शेयर्स यहाँ पर बेचे गए थे प्राइमरी मार्केट में, वो क्या होने लगते हैं, ट्रेड होने लगते हैं। उनके शेयर्स को खरीदा और बेचा जाने लगता है। अब यहाँ पर जो ट्रेडिंग होगी वो इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में होगी। अब जब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होगी तो वो इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में होगी। अब यहाँ पर इन्वेस्टर में इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और कंपनीज भी हो सकती हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ बीच में आ गया स्टॉक एक्सचेंज। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से शेयर मार्केट जो है वो काम करता है। अब प्राइमरी मार्केट में भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए, और सेकेंडरी मार्केट की भी हम बात करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब देखिए, जब हम प्राइमरी मार्केट पे जाते हैं तो हमारे पास में तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या कर रही है, डायरेक्टली अपने कंपनी के शेयर्स को सेल कर रही है। किसको, इन्वेस्टर को सेल कर रही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। लेकिन ये वन साइडेड ही हो रहा है। तो ये इन्वेस्टर को अगर शेयर्स को अपने सेल करना है जो इसने खरीदे हैं, तो ये क्या करेगा, तो जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो गई स्टॉक एक्सचेंज में, उस दिन से ये शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकता है। उसके पहले इसको चीज़ें जो हैं वो अपने पास में ही रखनी पड़ेंगी, वो सेल नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, जो प्राइमरी मार्केट है वो काम कैसे करता है। प्राइमरी मार्केट जो है वो उसके 3 टूल होते हैं मेनली। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। एक होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और राइट इशू। मेनली 3 टूल होते हैं, एक एक करके हम उनके बारे में भी देखेंगे। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, उस कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है। उस कंपनी ने क्या किया, सिक्योरिटी रिलीज़ की। सिक्योरिटी रिलीज़ करने से आपने देखा कि क्या हुआ, लाइबिलिटी बढ़ी। अब जब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो उसके कारण से क्या हो रहा है, उसके दायित्व तो बढ़ रहे हैं ना, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो एक कंपनी ने क्या किया, एक लिमिट के बाद में उसने ये बोला कि हम क्या करेंगे, हम अपने शेयर्स बेचेंगे। तो कंपनी ने बोला कि अब हम क्या करेंगे, हम अपने शेयर्स बेचेंगे। लेकिन क्या कंपनी डायरेक्ट अपने शेयर्स को बेच सकती है। कंपनी की ने ये बोला कि हमने एक कंपनी बना ली, मैंने एक कंपनी बना ली, अब मैं उस कंपनी के शेयर्स को क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी क्या है, अब आपने ये भी देखा हुआ है कि शेयर मार्केट का पूरा रेगुलेशन कौन करता है, सेबी करता है। कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, सारा रेगुलेशन किसके पास में, सेबी के पास में। तो यहाँ पर कंपनी क्या बोलती है, सेबी से परमिशन लेती है। ठीक है, और सेबी से परमिशन लेने के लिए कंपनी जो परमिशन लेने के लिए फॉर्म भरती है, उस फॉर्म को एक नाम दिया गया है, बोला गया है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, याद रखिएगा नाम। उस फॉर्म को नाम दिया गया है, बोला गया है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी पहले इस फॉर्म को फिल करेगी, यहाँ से सेबी से परमिशन लेगी, और सेबी से परमिशन लेने के बाद में क्या होगा, अपनी कंपनी के शेयर्स को सेल करेगी। दूसरी चीज़ कि जब भी कोई कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहती है पहली बार, तो क्या वो डायरेक्ट बेचेगी, नहीं। उसके लिए क्या होता है, ये कंपनी है, कंपनी जो है इन्वेस्टर को बेचना चाहती है, तो उसके बीच में क्या होगा, एक मैनेजमेंट एजेंसी होगी। कौन सी मैनेजमेंट एजेंसी, तो ये जो काम करेगी, ये कंपनी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये टेंडर ले लेगा, बोलेगा कि हम कंपनी, आप हमको दे दीजिए ये शेयर, और हम आपके ये शेयर्स को बेचेंगे, और आपको इतना पैसा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा।
तो ये जो बीच में कंपनी होती है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, या मैनेजमेंट एजेंसी के नाम से भी ये जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, कंपनी ने ये बोला कि हमको हमारे शेयर्स को बेच के और हमको 100 रुपीज़ जो है वो चाहिए, हमको 100 रुपीज़ की ज़रूरत है, इतने शेयर्स को हम बेचना चाहते हैं आईपीओ के जरिए में। तो जब कंपनी आईपीओ के जरिए में शेयर्स बेचना चाहेगी तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू बेचेगी। अब कंपनी क्या कर रही है, वो एडवर्टीजमेंट या बाकी चीज़ों के जरिए बोल रही है कि ये शेयर्स हम बेच रहे हैं। इन्वेस्टर जो इंटरेस्टेड है उन्होंने क्या किया, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया और पैसा जो है वो यहाँ मिल गया, इसके जो भी ब्रोकरेज था या बाकी चीज़ें वो इसको दे दी जाती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये भी प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी के शेयर्स जो हैं वो कम बिके, जितना एक्सपेक्टेड था उतना शेयर्स इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो कंपनी के शेयर्स उतने नहीं बिके, तो फिर क्या होगा, कंपनी को तो लॉस हो जाएगा। उसको तो वो तो बोल रही थी कि हमको तो पैसे चाहिए। तो एक रूल होता है कि जो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, कंपनी अगर ये डिसाइड कर रही है कि उसको 100 रुपीज़ चाहिए, उसको इतने शेयर्स बेचने हैं और अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स सेल नहीं हो पाते तो जो बचे हुए शेयर है वो कौन परचेस करेगा, वो यही एसेट मैनेजमेंट कंपनी परचेस करके पैसा किसको प्रोवाइड करेगी, कंपनी को प्रोवाइड करेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये आईपीओ में होता है। अब सीधे शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो कोई भी कंपनी जब लाइफ में पहली बार अपने कंपनी के शेयर्स को सेल करती है, उस कंपनी के शेयर्स को उस कंपनी के लिए लाइफ टाइम के लिए हम उसका आईपीओ बोलते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, हम सभी को पता है। अब रिलायंस इंडस्ट्री क्या कर रही है, वो ये बोल रही है कि हम क्या करेंगे, हम अपने शेयर्स को बेचेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर तो बहुत पहले से मार्केट में है ना, तो ये आईपीओ तो हुए नहीं। लेकिन जब रिलायंस इंडस्ट्री स्टार्टिंग के टाइम पे आई थी और उसने ये बोला था कि हमको फंड की रिक्वायरमेंट है और अब हम क्या करेंगे, हम अपने शेयर्स को सेल करेंगे, अब हम अपने हिस्सेदारी को बांटेंगे, तो उसने कभी ना कभी तो पहली बार अपने कंपनी के शेयर्स को बेचा होगा। तो जब पहली बार उसने अपने कंपनी के शेयर्स को सेल किया था, वही नंबर ऑफ शेयर्स लाइफ टाइम के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के क्या हो जाते हैं, आईपीओ कहलाते हैं। तो आईपीओ का सीधा सा मतलब होता है कि लाइफ में पहली बार जब किसी कंपनी के द्वारा शेयर्स को सेल किया जाता है तो वो नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी का लाइफ टाइम का आईपीओ हो जाता है। इसी को इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आईपीओ। आईपीओ के बाद हमारे पास में दूसरा टर्म था एफपीओ। अब बात ये आती है कि अब तो ये देख लिया है कि कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कर रही थी, पहले बार में शेयर्स को रिलीज़ कर रही थी, लेकिन वो अभी और चाहती है कि और पैसा चाहिए, तो वो अपनी हिस्सेदारी को और कम करना चाहती है। तो कम करेगी कैसे? तो अभी भी उसके पास में ऑप्शन है कि वो क्या कर सकती है, वो अपने कंपनी के शेयर्स को सेल कर सकती है। लेकिन अब तो वो फर्स्ट टाइम नहीं है ना, अब तो आईपीओ नहीं कहलाएगा, तो फिर कैसे होगा? तो कंपनी जब एक बार के बाद में अपने कंपनी के शेयर्स को सेल करती है तो उसको हम बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या एफपीओ। अब एफपीओ और आईपीओ में डिफरेंस क्या होता है? आईपीओ पहली बार आया, उसको आईपीओ बोल दिया। अब मार्केट में जैसे कोई चीज़ है, उसी चीज़ को और मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ानी है, तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? तो डिमांड एंड सप्लाई रूल बोलता है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी रूल बोलता है कि अगर प्रोडक्ट के प्राइस में डिक्रीमेंट होगा तो उस प्रोडक्ट की डिमांड में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो पहले से कोई प्रोडक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, कंपनी और उस प्रोडक्ट को बेचना चाहती है, तो वो क्या करेगी, वो पहले से प्रेजेंट प्रोडक्ट के कंपेयर में रेट को डाउन करेगी। तो एफपीओ में क्या हो रहा था, एफपीओ में एक प्रॉब्लम हो रही थी। पहली बार कंपनी बेच रही थी तो आईपीओ था, उसके बाद फंड की रिक्वायरमेंट हो रही थी तो एफपीओ रिलीज कर रही थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि क्योंकि एफपीओ के जो रेट थे वो आईपीओ के रेट से कम थे मार्केट में, तो यहाँ पर कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ को खरीदा जा रहा था और आईपीओ को सेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कंपनी के शेयर की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहे थे, ओवरऑल शेयर की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहे थे। तो ये एक समस्या बनी हुई थी किसके साथ में, एफपीओ के साथ में। तो एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया इस समस्या को दूर करने के लिए और बोला गया क्या, राइट इशू। ठीक है, अब क्या हो रहा था, राइट इशू में ये बोला गया कि कंपनी अपने शेयर्स को सेल कर रही है, आईपीओ पहले ही सेल कर चुकी है और सस्ते रेट में सेल कर रही है। तो अब डिफरेंस क्या हुआ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और राइट इशू में डिफरेंस क्या हुआ, बात तो वही होगी ना। तो कहने का मतलब यह है कि राइट इशू में ये डिफरेंस हुआ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और राइट इशू में, कि राइट इशू में कंपनी ने ये बोला है कि हम क्या करेंगे, हम अपने शेयर्स को आईपीओ के रेट से कम रेट में बेचेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो शेयर हैं ये वही शेयर होल्डर खरीद सकते हैं जो आईपीओ होल्डर होंगे।
तो एफपीओ में प्रॉब्लम ये थी कि आईपीओ के शेयर्स को बेचकर एफपीओ वाले शेयर्स को लोग क्या कर रहे थे, सस्ते रेट में खरीदने की कोशिश कर रहे थे। तो वो समस्या हो रही थी जिसको ख़त्म किया गया किस में, राइट इशू में। तो राइट इशू में बोला गया कि हम सस्ते रेट के शेयर तो बेच रहे हैं, लेकिन आप खरीद तभी पाओगे जब पहले जो हमने शेयर बेचे हुए हैं आप उन शेयरों को रखे होगे। अगर आप आईपीओ शेयर होल्डर हो तभी आप कंपनी के द्वारा सस्ते रेट में जारी किए जाने वाले राइट इशू में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हुआ, आईपीओ रिलीज करने के बाद में कंपनी ने एक डेट डिसाइड की, जिस डेट के बाद वो रजिस्टर्ड हो गई कहां पर, स्टॉक एक्सचेंज में। और जिस दिन से वो रजिस्टर्ड हुई हमने बोल दिया कंपनी लिस्ट हो गई, ठीक है। अब जिस दिन से वो रजिस्टर्ड हुई उसी दिन से उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाने लगा, उस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होने लगी। बात समझ में आ रही है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक देखा प्राइमरी मार्केट में हो रहा था। अब जैसे मान लीजिए कि कंपनी से हमने क्या कर लिया, शेयर्स को खरीद लिया प्राइमरी मार्केट में। अब हम चाहते हैं कि हम अपने उन शेयर्स को बेचें, तो तभी पॉसिबल है ना जब वो कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी। तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी तो उसके बाद उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाने लगेगा। तो जब किसी कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में होने लगती है तो उस मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। मतलब कि ओवरऑल जब ट्रेडिंग जो है, जो शेयर्स की खरीद और बिक्री हो रही है वो एक स्टॉक एक्सचेंज, एक प्लेटफॉर्म के जरिए होने लगे, तो वहाँ पर हम बोल देते हैं कि सेकेंडरी मार्केट हो रहा है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर में इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर में कंपनी भी हो सकती है, इन्वेस्टर में इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं और उन कंपनियों के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। इन कंपनियों के शेयर्स के जो रेट डिसाइड होते हैं वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। अब यहाँ पर वापस से काम आ जाएगा डिमांड एंड सप्लाई रूल का, कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो रेट क्या होने लगेंगे, इंक्रीज होने लगेंगे। जब कम लोग खरीदेंगे तो रेट क्या होंगे, डाउन होंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेचने लगेंगे शेयर्स को तो रेट डाउन होने लगेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर शेयर के प्राइस जो हैं वो डिसाइड होते हैं। बात समझ में आ रही है। कुछ अगर फैक्ट की बात करूं मैं, तो अगर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसका नाम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखिएगा आप। दूसरी चीज़ की अगर हम ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसका नाम है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन हुआ क्या, 2000 में, ईयर 2000 में इसको मर्ज कर दिया गया। किसको किसको, तो ब्रसेल्स स्टॉक एक्सचेंज को मर्ज किया गया और पेरिस स्टॉक एक्सचेंज को मर्ज किया गया, ठीक है। और उसका नाम चेंज किया गया और बोला गया यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। लार्जेस्ट कौन सा है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। बात समझ में आ रही है। ये तो वर्ल्ड लेवल पे हो गया। अब इंडिया लेवल पे क्या, तो इंडिया लेवल पे बात करें तो ये सारा का सारा इंडिया पे जो ये रेगुलेशन है कौन कर रहा है, सेबी कर रहा है। सेबी के बारे में मैंने बेसिक चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बताई हुई थी। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो कौन कर रहा है, सेबी कर रहा है। अब सेबी जो है उससे कई सारे स्टॉक एक्सचेंज अप्रूव्ड हैं, लेकिन उनमें से 2 स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, NSE और BSE के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि मैं इस स्लाइड पर वापस आऊँगा, पहले आप यहाँ देख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं NSE की, ठीक है। तो NSE क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। 2 स्टॉक एक्सचेंज मेन है, NSE और BSE, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसी की हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, NSE की। NSE क्या है, एक स्टॉक एक्सचेंज है। 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1993 में इसको स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा दिया गया था और इसने अपना काम करना चालू किया था 1994 से। बात समझ में आ रही है। इसका जो मेन इंडेक्स है, मेन इंडिकेटर है वो क्या है, निफ्टी 50 है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड पर डे, एक दिन में शेयर्स की ट्रेडिंग के बेसिस पर, ठीक है, एक दिन में कितने शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं उनकी संख्या के आधार पर जो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है,
कि एक दिन में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस स्टॉक एक्सचेंज में होती है, तो वो एनएससी में होती है। दूसरी चीज़ कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी के बेसिस पर बात करें कि कितनी कंपनियां जो हैं वो सूचीबद्ध हैं एनएससी में, तो उस नंबर ऑफ कंपनीज के आधार पर भारत में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बात समझ में आ रही है? 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पर डे के बेसिस पर फर्स्ट पोजीशन पे लार्जेस्ट है, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बोला है टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज या रजिस्टर्ड कंपनीज, उसमें सेकंड लार्जेस्ट है। बात समझ में आ रही है? अगला हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई। तो बीएसई की अगर मैं बात करूं तो बीएसई क्या बोल रहा है, 1875 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, और इसका जो मेन इंडिकेटर है, मेन इंडेक्स है, वो क्या है, सेंसेक्स है। बात समझ में आ रही है? 2 चीज़ें इसमें भी आपको याद रखनी है, जो एनएससी में फर्स्ट पे था उसमें ये सेकंड होगा, जो एनएससी सेकंड पे था उसमें ये फर्स्ट पोजीशन पे होगा। क्या, देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडिंग पर डे के बेसिस पे, एक दिन में शेयर्स की खरीद और बिक्री की संख्या के आधार पर ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। फर्स्ट कौन, एनएससी। बात समझ में आ रही है? सेकंड पॉइंट वहां पर मैंने आपको बोला था कि कंपनी रजिस्टर्ड के बेसिस पे वो सेकंड है। तो कंपनी रजिस्टर्ड कितनी है, नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी के बेसिस पे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, और लगभग अभी बीएसई में 6000 के आसपास कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर्ड। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज़ कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेंसेक्स, और एनएससी में मैंने लिखा था निफ्टी 50। ठीक है, अब ये सेंसेक्स क्या है, ये निफ्टी 50 क्या है? तो लगातार हम न्यूज़ में सुनते हैं कि ये सेंसेक्स इंक्रीज हुआ, निफ्टी इंक्रीज हुई, सेंसेक्स डिक्रीज हुआ, निफ्टी डिक्रीज हुई। आखिर ये है क्या? तो एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि जैसे हम कोई व्हीकल में जा रहे हैं और हमको कोई डायरेक्शन बताना है, या हमको लेफ्ट जाना है तो हम लेफ्ट इंडिकेटर दे रहे हैं, हमको राइट जाना है तो हम राइट इंडिकेटर दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्शन बता रहे हैं। उसी तरीके से जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो वहां पर भी इंडिकेशन या इंडिकेटर देने के लिए अलग अलग इंडेक्स बनाए गए। ठीक है, तो यहां पर जो इंडेक्स हैं वो अप और डाउन काम करते हैं, लेफ्ट राइट नहीं काम करता। यहाँ पर इंडेक्स जो है वो अप और डाउन में काम करता है। ठीक है, तो हम 2 ही इंडेक्स के बारे में मेनली बात करेंगे, एक बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में और एक बात करेंगे सेंसेक्स के बारे में। अब देखिए, निफ्टी 50 जो है वो एनएससी का मेन इंडेक्स माना जाता है। ठीक है, निफ्टी 50 जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स माना जाता है, और निफ्टी में टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो 50 है। नाम से ही आइडिया लग रहा है कितनी कंपनी है, निफ्टी 50। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें नाम में ही पता चल रहा है कितनी रजिस्टर्ड कंपनी है। तो 50 कंपनी जो है वो इसमें रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड इन द सेंस कि ये कंपनियां ऊपर नीचे होती रहती हैं, और जनरली ये कंपनियां किस टाइप की होती हैं, तो ये ब्लू चिप कंपनी होती है। आगे के जो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैं कुछ ऐसे टर्म और समझाऊंगा आपको अलग से। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो एनएससी है, जो बीएसई है, जो इंडेक्स हैं, उसमें जनरली ब्लू चिप कंपनी ही होती हैं, कि जो कंपनियां प्रॉफिट कमाएंगी वो टॉप पे जाएंगी, और टॉप पे जाने के कारण उनका इंडिकेशन यहाँ से होगा। बात समझ में आ रही है? तो जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, जब हम एनएससी की बात करते हैं, तो वहाँ मेन इंडेक्स के फॉर्म में देखा जाता है निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 50 कंपनियों के एवरेज प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पर यह बताता है कि पिछले बार के कंपेयर में, या जब मार्केट खुला, जब मार्केट बंद हुआ, उस टाइम के कंपेयर में निफ्टी की इस 50 कंपनियों की वैल्यू क्या थी, और आज इस 50 कंपनियों की एवरेज वैल्यू कितनी है। अगर पिछले बार के कंपेयर में, उन 50 कंपनियों के कंपेयर में आज की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो हम बोलते हैं कि निफ्टी में इंक्रीमेंट हुआ है। अगर पिछले बार के उन 50 कंपनियों के एवरेज वैल्यू में आज के एवरेज वैल्यू डिक्रीज होते हैं, तो हम बोलते हैं कि निफ्टी में डिक्रीमेंट हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इंक्रीमेंट होने निफ्टी इंक्रीज दिखता है ग्रीन साइन के फॉर्म में, डिक्रीमेंट होने पर निफ्टी रेड के साइन के फॉर्म में डिक्रीज दिखेगा आपको। बात समझ में आ रही है? ये तो एनएससी की बात हो गई। जब हम बीएसई की बात करते हैं, जब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, तो उसका मेन इंडिकेशन जो करता है वो है सेंसेक्स। उसका मेन इंडिकेटर जो है वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या करता है? सेंसेक्स में
टोटल नंबर ऑफ कंपनीज है 30, सेंसेक्स में टोटल नंबर ऑफ कंपनीज है 30 और सेंसेक्स उन्हीं 30 कंपनियों के एवरेज प्राइस और एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करके ये बताता है कि पिछले बार के कंपेयर में सेंसेक्स में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है। तो ये सेंसेक्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब कि वही 30 कंपनियों के एवरेज प्राइस में पिछले बार के कंपेयर से इंक्रीज हुआ है या प्राइस जो है, वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो ग्रीन साइन में दिख रहे हैं और एरो अप साइड दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि पिछले बार के कंपेयर में जब मार्केट खुला है तो वो इंक्रीज होकर खुला है, इसलिए मार्केट में बोला जाता है कि उछाल देखने को मिल रही है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? तो ये क्या कर रहे हैं, ये इंडिकेशन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये आपको डायरेक्शन बता रहे हैं कि मार्केट अप जा रहा है या मार्केट डाउन जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें कौन कौन सी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ कंपनियों की लिस्ट जो है वो आज ही मैंने निकाली है कि आज करंट में आज की ये वैल्यू है कि कौन सी कंपनी ऊपर है, कौन सी कंपनी नीचे। ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं कंपनियों के मार्केट कैप की वैल्यू के हिसाब से, तो इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलता रहेगा। बात समझ में आ रही है? एक तरफ मैंने निफ्टी 50 की कुछ कंपनियां आपको दिखाई हुई हैं टॉप की, और एक तरफ मैंने सेंसेक्स की कुछ कंपनियां जो हैं वो दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज़ की ये कुछ बेसिक चीज़ें हुई शेयर मार्केट से रिलेटेड। अभी शेयर मार्केट हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, हम कुछ एक वीडियो में और चीज़ों को कवर करेंगे और उतनी ही चीज़ों को कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अब अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं।